बिहार में वोटिंग के बीच सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट, जनता से अपील करते हुए कहा, आपका एक वोट बिहार को विकसित प्रदेश बनाएगा। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा, छात्रों से कहा, ग्लोबलाइजेशन अहम लेकिन सेल्फ रिलायंस भी जरूरी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बिछड़े ट्रंप, ट्वीट करते हुए कहा, मतगणना में बरती जाए पारदर्शिता। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए केस, 577 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी दौर में मतदान शुरू हो गया है। तमाम बूथों पर वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई है और वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक आज के मतदान में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों के 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता 110 महिलाओं समेत 1204 प्रत्याशियों की किस्मत तय कर रहे हैं। आपको बताते चले, नीतीश कुमार के 12 मंत्रियों की साख भी आज दांव पर लगी है। तो वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इन विधानसभा क्षेत्रों में 23 जदयू, 20 राजद और साथ ही साथ 20 भाजपा के खाते में सीटें गई थी। आखिरी चरण के चुनाव में सीमांचल का बड़ा हिस्सा इलाका भी शामिल है और यहां सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर रहे हैं। इधर वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की ओर से अंतिम चुनाव घोषित किए जाने के बाद पक्ष विपक्ष से लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई। आपको बता दें, इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव से ठीक पहले पटना में कहा कि जिसका आखिरी चुनाव हो उसे नेता को वोट क्या देना। लोजपा नेता चिराग पासवान ने नीतीश पर मैदान छोड़कर भागने का आरोप भी लगाया है। तो आपको बता दें, आज तीसरे चरण का चुनाव है, जिसको लेकर अगर हम बात करें लोगों की कतार की, तो लगातार पोलिंग बूथ पर लोगों की कतार देखने को मिल रही है। और इसी दरमियान आज एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस नेता का आखिरी चुनाव हो, भला उस नेता को वोट क्या देना। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और जिस कड़ी में लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो कतार है वो पोलिंग बूथ के बाहर दिख रही है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पे दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है। आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा ने भी अपना वोट डाला है। आपको बता दें, इस दौरान पुष्पम प्रिया ने आरजेडी और एलजेपी पर भी निशाना साधा, जहां पुष्पम प्रिया ने कहा, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो खास परिवार से हैं। और इसके साथ ही पुष्पम प्रिया ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। सिर्फ भाषण देने और बकैती करने से जनता आपको वोट थोड़ी देगी। इसके साथ ही पुष्पम प्रिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब लालू यादव और नीतीश कुमार से मुक्ति पाएंगे। बता दें, पुष्पम प्रिया बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में है और खुद को मुख्यमंत्री बनने का उम्मीदवार भी वो बता चुकी हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पुष्पम प्रिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव को बकैती के अलावा कुछ नहीं आती है और बकैती से बिहार का विकास थोड़ी होगा। कुछ इस तरीके का कहना है इस पूरे मामले में आरजेडी उम्मीदवार पुष्पम प्रिया का। और यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए। और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है।
तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में? जितने भी आपने कैंडिडेट, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने, कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीते। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, एक वक्त आपने भविष्यवाणी तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आपने हूँ। डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते बिल्कुल हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग, वो भी तो भविष्यवाणी ही हुआ ना। नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो वो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे और कोई गठबंधन का लेकिन आप कोई भी बिल्कुल नए तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से अधिक वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है और सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड भी बनाएं। और हाँ, मास्क पहनने और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ना भूलें। आपको बता दें, आज बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की समाप्ति के बाद चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। तो इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से अपील की है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने और वोट करना ना भूलें। और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू करना अपने जीवन में ना भूलें और इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा जरूर बने। तो आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी जनता से अपील कर रहे हैं, बिहार की जनता से अपील कर रही हैं, क्योंकि आज बिहार में तीसरे चरण का आखिरी मतदान है। 78 विधानसभा सीटों पर आज वोट हो, लोग लगातार घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं और 1204 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में हैं, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से अपील की है। क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, तो कृपया करके इस महापर्व का हिस्सा बने और लोगों से वोट करने की उन्होंने अपील की है। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें, मास्क पहनकर ही घर से निकले और इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर दर्ज कराएं। तो टीवी स्क्रीन पे हम आपको सीधे तौर पे तस्वीर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट के जरिए लोग बिहार की जनता से इस बात की अपील की है कि इस महापर्व में हिस्सा अपनी भागीदारी जरूर दिखाएं। तो वहीं पीएम मोदी ने इंडिया इटली वर्चुअल समिट के दौरान कहा कि कोरोना महामारी को लेकर अलग अलग देशों में शोध जारी है और इस वायरस की प्रकृति को लेकर साफ तौर पर कोई कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने उम्मीद की है कि आने वाले समय में दुनिया इस महामारी के चक्र से बाहर निकल जाएगी, लेकिन सबसे पहले इटली में जिन लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए वो समझते हैं कि इस वायरस की वजह से इटली वासियों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, ये जानकर अच्छा लगा कि इटली जिस पर कोरोना कहर बनकर टूटा था, उसने खुद को तेजी से संभाल भी लिया। यही नहीं, इटली के पीएम गुपेश कोंटे ने जिस तरह से पूरे देश को बांध के रखा, वो अपने आप में एक मिसाल है और वो काबिले तारीफ भी है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरोना की वजह से हालात में जैसे ही सुधार आएगा, वो इटली के सांसदों का भारत की संसद में स्वागत करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार जब कोरोना का कहर देश में सामने आया था, पूरे विश्व में सामने आया था, इटली एक ऐसा देश था जहां पर अगर हम हर दिन की बात करें, जब भारत में कुल रोजाना 10-20 मामले आ रहे थे, उस दौरान इटली में 1000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने इटली की तारीफ करते हुए ये कहा है कि इटली में जिस तरीके से पूरा कोरोना का कहर देखने को मिला था, लेकिन
इटली के उन्होंने इस दौरान पीएम का स्वागत किया है, उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इटली के पीएम ने वहां की स्थिति को बहुत बखूबी से संभाला है और ये काबिले तारीफ है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल दौरा समाप्त हो चुका है। अमित शाह के इस दौरे ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पकड़ को मजबूत कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा भी किया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि सालों पहले बंगाल की सत्ता ने सीएम ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दी थी, मगर आज मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया। तो वहीं तृणमूल सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। वहीं अपने इस बयान को पूरा करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक मौका बीजेपी को दे, 5 साल में हम आपको सोनार बंगला बनाकर दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके का बयान सामने आया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, क्योंकि 2021 में बंगाल में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर उनका ये दौरा भी अहम माना जा रहा है। और कह सकते हैं है 200 सीट। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं। जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। और यहां पर खबरों में बात करते हैं अब यूपी की हाथरस की, जहां हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। हाल ही में अब सीबीआई पुलिस अधिकारियों से फिर पूछताछ करेगी। बता दें, सीबीआई निलंबित एसपी विक्रांत वीर और एसडीएम वीपी मीना से भी पूछताछ करने वाली है और इन सभी से पीड़िता के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर पूछताछ की जानी है। साथ ही पीड़िता के अंतिम संस्कार के मामले में मिले साक्ष्यों और परिवार वालों के बयानों के आधार पर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। बताते चले, इससे पहले सीबीआई की टीम ने पीड़िता की मां और भाई को वारदात वाली जगह पर ले जाकर पूछताछ की थी और इसी के साथ ये तीसरा मौका था जब सीबीआई की टीम सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर पहुंची हो। तो आपको बता दें, एक बार फिर से हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में नए नए नाम सामने आ रहे थे और एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले सरकार ने एनसीआर के इलाके और पंचकुला में पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने को लेकर पाबंदी लगाने का फैसला किया था, लेकिन प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर ये पाबंदी अब पूरे राज्य में लगाई जा रही है। इससे पहले पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पहले से ही रोक लगा चुके हैं, जिसके बाद कोरोना और वायु प्रदूषण की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पटाखे जलाए जाएंगे तो अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले कई प्रदेशों में पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली समीप है, त्योहार का मौसम आ चुका है, त्योहार लगातार एक के बाद एक त्योहार आ चुका है, जिसको देखते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने यह फैसला किया है कि हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध होगा। तो ये यहाँ आने से पहले कि अभी 5 मिनट पहले हमारे डीसी जी, क्योंकि अब आजकल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम ऑफिस डीसी जी हैं, और हमारी लिफ्ट में ही बात हुई है यहाँ आने से पहले तो ये विचार बना था कि हम इसको एनसीआर एरिया और इधर सिर्फ पंचकुला यहाँ तक सीमित रखें, लेकिन अब निर्णय आज ये किया है कि पूरे हरियाणा में हम इसको बंद करेंगे। कल इसका नोटिस निकल जाएगा।
अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इसे जानने के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर के लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को जीत के दरवाजे तक पहुंचाकर ठिठकना बंद पड़ा है, और तो वहीं इसी बीच जॉर्जिया में वोटों की गिनती फिर से होगी। इस राज्य में पहले बाइडेन बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन यहां अब दोबारा वोटों की गिनती हो रही है। बता दें, जॉर्जिया में फिर से वोटों की गिनती की वजह कथित धांधली है। यहां पर जो बाइडेन मात्र 4000 वोटों से आगे चल रहे थे, और इससे पहले बाइडेन इस राज्य में ट्रंप से 50,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की और ट्रंप से आगे निकल गए। बता दें, इस दौरान जॉर्जिया के सचिव ने फिर से वोटों की गिनती की घोषणा कर दी है। इन चुनाव में अभी तक जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट आए हैं। ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव की रात को इन सभी राज्यों में बड़ी लीड थी, लेकिन जैसे ही गुजरता गया ये लीड रहस्यमयी तरीके से गायब होती गई। ट्रंप ने यह भी कहा था कि जैसे जैसे हमारी कानून आगे बढ़ेगी, शायद ये लीड वापस आ जाएगी। केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाला शीर्ष निकाय ड्रावरकोर देवओम बोर्ड अपने इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को पुजारी नियुक्त करने जा रहा है। बता दें, टीडीबी ने इन समुदाय से 19 पुजारियों की नियुक्ति करने का निर्णय भी लिया है। इनमें से 18 अनुसूचित समुदाय से, जबकि एक आदिवासी समुदाय से होंगे। इन पुजारियों की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जाएगी। तो वहीं टीडीपी प्रदेश के 1200 मंदिरों का प्रबंधन भी किया जाएगा। टीडीपी एक स्वायत्त मंदिर निकाय है जो विभिन्न मंदिरों का प्रबंध भी करता है। इनमें सबरीमला के भगवान अयप्पा मंदिर भी शामिल है। तो वहीं प्रदेश के देवसम ओम मंत्री के सुरेंद्र ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि ये पहला मौका है जब टीडीपी अपने अधीन मंदिरों में किसी आदिवासी व्यक्ति को पुजारी नियुक्त करने जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर केरल में एक अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि अब केरल में अनुसूचित जनजातियों की जो पुजारी हैं उन्हें भी मंदिर की पुजारी घोषित करने का केरल के मंदिरों में फैसला लिया गया है। 19 पुजारी की इस दौरान नियुक्ति की जाएगी, जिसमें अनुसूचित जनजाति से ये लोग ताल्लुक भी करेंगे। पहला मौका है जब केरल में इस तरीके का फैसला लिया गया है। स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, डिपार्टमेंट का कहना है कि इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे। सरकार का कहना है कि शुक्रवार को राज्य के स्कूलों को इस साल के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर तक शैक्षिक संस्थाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है। और वहीं इस संबंध में स्कूल और मास एजुकेशन मिनिस्टर समीर रंजन दास ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा दिसंबर में राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दूसरे लहर के लिए सभी को सचेत रहने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने स्कूलों को फिर से खोलने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। हालांकि इससे कुछ एक्टिविटी को जारी रखने के लिए अनुमति भी दी गई है। इसके अनुसार परीक्षाएं, मूल्यांकन और आदेश में जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कंट्रीब्यूशन जोन के बाहर ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग के लिए साथ साथ स्कूलों में बुलाया भी जा सकता है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर उड़ीसा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि फिलहाल 31 दिसंबर तक अगर स्कूलों को खोला जाता है तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो कोरोना के मामले हैं, वो उसमें दोगुनी बढ़त हो सकती है। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी आज शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए यूजी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कट ऑफ जारी करेगा। आपको बता दें, डीयू के आज 5वीं कट ऑफ सूची हर कॉलेज द्वारा अलग अलग लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और इसके अलावा साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स प्रोग्राम में दाखिले के लिए एक अलग कंबाइंड कट ऑफ लिस्ट डीयू की ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी। बताते चले, डीयू 5वीं कट ऑफ सूची में कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज कट ऑफ डिटेल देगा, और इसके साथ ही इसके अलावा इस साल डीयू कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े नियमों के कारण कॉन्टेक्ट रहित प्रवेश प्रक्रिया का पालन भी करने जा रहा है। इसके तहत स्टूडेंट्स 9 नवंबर से दाखिला ले सकते हैं।
तो डीयू आज ये अपना 5वां कट ऑफ जारी करने वाला है और इस कट ऑफ में ये भी कहा जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नवंबर तक अपना इसमें दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज डीयू अपना ये जो 5वां कट ऑफ लिस्ट है वो जारी करने जा रहा है। और ये ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए भी स्टूडेंट इस पर अपनी जो नजर है वो बनाए रख सकते हैं और पूरी डिटेल्स वेब पोर्टल के जरिए भी वो ले सकते हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी क्रम में दिल्ली में कोरोना के 7,178 नए मामले सामने आए। इस बीच रक्षा डीआरडीओ की कोरोना को लेकर एक बड़ा भी फैसला लिया है। आपको बता दें, दरअसल डीआरडीओ की ओर से दिल्ली में बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल ने एक अच्छी पहल शुरू की है, जिसके तहत अस्पताल ने कोरोना संक्रमितों की निःशुल्क इलाज करना भी शुरू कर दिया है। अगर खबरों की माने तो मौजूदा समय में यहां लगभग 400 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसको लेकर डीआरडीओ अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने बताया कि यहां पर मरीजों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं और भर्ती मरीजों से किसी भी सेवा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। साथ ही मरीजों को निःशुल्क भोजन तक दिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर डीआरडीओ ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कह सकते हैं कि दिल्ली में एक अच्छी पहल है, जिसके तहत 400 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और आपको बता दें, डीआरडीओ अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि इलाज के साथ साथ उन्हें मुफ्त में भोजन भी आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार 7 नवंबर को नेशनल डिफेंस एकेडमी के 139वें कोर्स की पासिंग परेड हुई। तो आपको बता दें, इस परेड में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बता दें, इस दौरान पासिंग आउट परेड में 217 कैंडिडेट्स बतौर ऑफिसर निकले हैं। हालांकि ये सभी कैंडिडेट्स अब सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अगले 1 साल तक स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग हासिल करेंगे। बताते चले, इस दौरान पासिंग आउट परेड को कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत आयोजित किया जा रहा था और जिसमें सभी लोगों ने कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया। तो आपको बता दें, इस दौरान एनडीए की पासिंग आउट परेड में एसके भदौरिया शामिल हुए हैं और जहां पर बताते चले 217 कैंडिडेट्स इस दौरान पूरे में शामिल किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके मुख्य अतिथि की, तो इस दौरान मुख्य अतिथि आरके भदौरिया इस पूरे डिफेंस में मौजूद थे, जहां पर 217 कैंडिडेट्स निकाले गए हैं। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपना शीर्ष और पराक्रम भी दिखाया, जहां आपको बताते चले भारतीय नौसेना ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया, जिसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में मालाबार नेवल एक्सरसाइज का ये पहला चरण संपन्न भी हो गया। पहले चरण की एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के 5 युद्धपोत, 1 सबमरीन ने हिस्सा लिया था, तो वहीं युद्धाभ्यास